Hello dear friends, myself Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy Nagpur, and here we are on the unit 5th, that is pH buffer and isotonic solution of your physical pharmaceutics 1 third semester B Pharmacy. We have already covered the 5 videos from this particular chapter, and this is video number 6, and in this particular video we are going to see buffer in pharmaceutical and biological system. Before that, in the video number 5th, that is part 5, we have covered the buffer, maximum buffer capacity and buffer capacity, Vance-like equation. Okay, so and in that video we have also covered the some part of the biological system, buffer in biological system. So I just today goes very briefly into the buffers in biological system, and we directly start with the buffers in the pharmaceutical system. So clear? So let's come with the slide number 22. So buffers in pharmaceutical and biological system. So we have already seen that biological blood. In that blood I have show you that हमारे ब्लड का pH 7.4 होता है. दो तरह से सिस्टम काम करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या, दैट इज कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट. सेकेंडरी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड लाइक इसमें प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या एक्ट करेंगे, है ना. तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना, जिसमें हमने यही पार्ट, लास्ट में यही पार्ट इलेबोरेट किया अच्छे से, ठीक है. और मैंने यहाँ पे ये भी बताया था आपको कि ये इंपॉर्टेंट है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारे पास इसका रेशो कितना है, सॉल्ट टू एसिड या कार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड 20:1, है ना. ये रेशो हमने कैलकुलेट किया है. नाउ फिर हम लोग ऑप्थेल्मिक के लिए, दैट मीन्स लैक्रिमल फ्लूइड, ये भी पार्ट हमने कवर किया है. उसमें यूरिन पार्ट ये भी हमने देखा, 24 आवर कलेक्शन, एंड दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट दिस टास्क. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम. So one of the most common use biological buffers is phosphate buffer saline, okay, in pharmaceutical system. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बहुत commonly यूज होने वाला बफर कौन सा सिस्टम है, phosphate buffer saline system. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे मार्टिन ने अलग अलग बफर सिस्टम इलेबोरेट की है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि गैफोर्ड सजेस्ट अ 2-स्टॉक सोल्यूशन ऑफ. जब हम लोग गिफोर्ड के बारे में बात करते हैं, इन्होंने 2 सिस्टम बताई, बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट. तो इनका वेरियस प्रोपोर्शन में इनको अगर मैं मिक्स करता हूँ, बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट को, तो या सोडियम कार्बोनेट को बोरिक एसिड के साथ, तो एक प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमें एक पीएच की रेंज मिलती जाती है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड एंड्स ऑन टू दी 9 pH. तो दिस इज सजेस्टेड बाय गिफोर्ड. ठीक है, तो गिफोर्ड बोरिक एसिड की सिस्टम. अगेन आई एम सेइंग दैट बोरिक एसिड पीएच अगर मुझे यूज करना है तो आई एम गोइंग टू यूज ओनली एंड ओनली इन अ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, बिकॉज बोरिक एसिड इज टॉक्सिक टू इनसाइड द बॉडी. ठीक है, तो सोरेनसन ने एक प्रपोज सिस्टम, बफर सिस्टम प्रपोज की. तो सोरेनसन की बफर सिस्टम है सोडियम फॉस्फेट फॉर बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 6 to 8. तो उन्होंने सोडियम फॉस्फेट को यूज किया एज अ बफर सिस्टम. नेक्स्ट है हमारे पास क्लार्क्स एंड लव्स मिक्सचर एंड देयर pH रेंजेस. अब इन्होंने अलग अलग सिस्टम की थी, क्लार्क्स, लव्स और उनकी मिक्सचर ऑफ pH रेंजेस. आपको ये वाले क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि किसने कौन सी सिस्टम डेवलप की है, आपको सिर्फ पूछा रहेगा बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, है ना. तो उसके बारे में अगर आपको लिखना है तो हम लोग हाउ बफर प्रिपेयर्ड ये भी लिखेंगे तो मोर देन एनफ है. मगर यहाँ एक आध एग्जांपल आप लिखो, जैसे फॉस्फेट बफर सलाइन सॉल्यूशन आपके लिए यूज होता है. दैट इज द क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स. बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम में हमने ब्लड, लैक्रिमल फ्लूइड एंड यूरिन, जो कि प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में शॉर्टली हमने देखा, और प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेलली डिस्क्रिप्शन दिया. नाउ ओवर हियर हम लोग बात करें बफर इन फार्मास्यूटिकल. वी आर टॉकिंग अबाउट दी फॉस्फेट बफर सलाइन. फिर हमने गिफोर्ड सजेस्ट कर दिया बोरिक एसिड वाला. फिर सोरेनसन का हमने सोडियम फॉस्फेट के बारे में बात की. क्लास के अलग अलग मिक्सचर है. दैट फर्स्ट वन इज द pH of 1.2 to 2.2 with the help of HCl and KCl. Go with this example, ये आएगा आपको ध्यान में. ठीक है, क्लार्क लव का. दूसरा हम लोग बात करते हैं कि HCl एंड पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 2.2 से 4. नो डाउट ये रेंज आपको याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, आई डोंट नो, मगर शुरुआत करो 1.2 से 2.2, 2.2 से 4, 4 से 6.2, 6.2 से हम लोग बात करेंगे लाइक 5.8 और 6.2 से 8 एंड 7.8 से 10. तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखो
शुरुआत हमने HCl KCl के साथ की थी और एंड हमने NaOH KCl के साथ किया। दैट इज KCl इज कॉमन बट HCl एंड NaOH याद रखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो बिकॉज ये बेसिक बफर है तो हमें बेस के बारे में बात किया। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू बफर मिक्सचर टू मेक द सोल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड। हमें मालूम है कि सोडियम क्लोराइड का 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं दैट इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। तो यहाँ तक तो हम लोग देख रहे हैं कि बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, पहला आप बताओगे यहाँ पर फॉस्फेट बफर सलाइन सॉल्यूशन, फिर दूसरा गिफोर्ड के बारे में जिसमें बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात किया, 5 to 9 pH, फिर सोरेनसन का, फिर क्लार्क लव मिक्सचर का, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम लोग आते हैं सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और विच फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बफर, है ना। कौन कौन से फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हमें देखना पड़ेगा चॉइस ऑफ बफर बनाते वक्त, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर रहेंगे। पहला फैक्टर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द केमिकल, कि वो केमिकल हमारे लैब में है, अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट क्या है। दूसरी स्टेरिलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, यस इफ द स्टेरिलिटी इज रिक्वायर्ड एट द एंड फाइनल सॉल्यूशन, और उस जगह पे हम अगर स्टेरिलिटी इज बाय ऑटोक्लेविंग एंड आवर बफर सिस्टम इज नॉट स्टेबल एट ऑटोक्लेविंग सिस्टम और बफर इज नॉट स्टेबल एट द रेडिएशन सिस्टम, तो उस वजह से हम लोगों को ये पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। स्टेरिलिटी इज रिक्वायर्ड एट द फाइनल सॉल्यूशन और स्टेरिलिटी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एंटायर फॉर्मुलेशन, यानी हर जगह पे हमको स्टेरिलिटी मेंटेन करते करते फॉर्मुलेशन बनाना है, तो उस बेसिस पे भी हमें सिलेक्ट करना पड़ता है केमिकल्स को, ठीक है। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स एंड बफर ऑन एजिंग, कितना स्टेबल है, कितने दिन तक के स्टेबल है, कितने मंथ तक स्टेबल है ना। ड्यूरिंग स्टोरेज दैट मीन्स ड्यूरिंग स्टोरेज उसमें कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, दैट मीन्स ऑन एजिंग उसमें कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, उसका इफेक्ट ड्रग के ऊपर कुछ हो रहा है क्या, या ड्रग उसके साथ रिएक्ट हो रहा है क्या, ऑल टू बी नीड टू बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग द फैक्टर्स। फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिसिटी, यस एज वी डिस्कस अबाउट दैट, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि व्हाई बोरेड बफर इज एक्ट एज अ टॉक्सिक इनसाइड द बॉडी एंड नॉट एट द आई साइट, ये आपको एक दिया है क्योंकि बोरेड बफर यूज होता है फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बट नॉट फॉर द ओरल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। So freedom from toxicity, for example, borate buffer because it is toxic effect and cannot be used for the solution administered orally and parenterally. So this is now next important. ये सबसे important है. What are the general procedure for preparing pharmaceutical buffer solution? तो यहाँ आपको अगर क्वेश्चन पूछा इसमें का आपको जो भी याद रहता है ये इसमें का वो लिखना है, मगर ये चॉइस पूरी आपको याद रह सकती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स एंड कॉस्ट, sterility of the final solution, stability on aging, freedom from toxicity, so ये तो याद रहेगा, तो ये लिखना है, ठीक है। Now what are the steps involved? The first steps, आप कौन सा वीक एसिड सिलेक्ट करोगे और ऐसा वीक एसिड सिलेक्ट करना है जिसका pKa, वीक एसिड का pKa अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा जो pH आपको चाहिए बफर सिस्टम के लिए। Let us say that कि if I want pH of 4.76 तो मैं वीक एसिड सिलेक्ट करूंगा एसिटिक एसिड, और मुझे मालूम है एसिटिक एसिड का pKa जो है वो 4.76 ही है। सो आई यूजुअली सिलेक्ट, अगर मुझे pH 4.76 का चाहिए तो मैं एसिटिक एसिड सिलेक्ट करूंगा जिसका pKa 4.76 है। तो ऐसा वीक एसिड सिलेक्ट करना है जिसका pKa अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा to pH which the buffer is to be used, जिस सिस्टम पे आपको बफर यूज करना है उसका pH रहेगा, ठीक है। Now from the buffer equation we can able to calculate, आपका बफर इक्वेशन आपको मालूम है क्या है, pH is equal to pKa plus log of salt by acid. On that basis whatever the pH you want और whatever आपको pH तो मालूम है कि 5 का चाहिए, pKa आपके पास है, सो ऑन दैट बेसिस आपके पास pH दिया है, आपके पास pK है, तो यू कैन एबल टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लॉग ऑफ सॉल्ट टू एसिड एंड इट कैन बी वेरी वेल सेटिस्फाई द इक्वेशन जो भी Henderson-Hasselbalch इक्वेशन है विद इन द रेंज ऑफ 4 to 10. सो दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ कंसिडर द इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बफर सॉल्ट एंड एसिड नीडेड टू ऑब्टेन द सुटेबल बफर कैपेसिटी, यानी आपको जो बफर यूज करना है उसमें इंडिविजुअल सॉल्ट और वो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन किस रेंज में होना चाहिए, तो वो रेंज में होना चाहिए 0.05 to 0.5 मोलार,
यूजुअली, है ना। और वो यूज करने के बाद में आपको जो कैपेसिटी मिलती है बफर कैपेसिटी की, इज इन द रेंज ऑफ 0.01 टू 0.1 मोल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वाइवा में कि आप जो बफर सिस्टम बनाओगे उसके अंदर सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली किस रेंज में लिया जाता है। तो सॉल्ट या एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली 0.05 टू 0.5 मोल की रेंज में यूज होता है। और उससे मिलने वाली बफर कैपेसिटी कौन से रेंज में मिलती है, तो इट इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ 0.01 टू 0.1, है ना। तो ये मिलता है। हम लोग स्टेप्स देख रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम लोग। पहली चीज हमने देखी कि हम लोग वीक एसिड लेंगे और वीक एसिड जो लेंगे उसका पीके नियरली इक्वल होगा, जो उसका पीके नियरली इक्वल होगा उस पीएच के करीब जिसका मुझे बफर सिस्टम में यूज करना है ना। वॉट एवर द बफर सिस्टम आई वांट टू बी यूज, तो उसका पीएच उस पीके के करीब होना चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पर बात की कि अगर मैं थोड़ा आगे पीछे होता है पीएच और पीके, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी whatever the ratio required for the salt to acid by using the Henderson-Hasselbalch equation। और वो कौन से रेंज में काम करेगा, 4 to 10 में। फिर हम लोग आगे बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन किस रेंज में होना चाहिए सॉल्ट, इंडिविजुअल सॉल्ट और एसिड का, तो वो भी देखा। नाउ फोर्थ पॉइंट, other factors of this some important is the choice of pharmaceutical buffer include the availability of chemical, yes हमने देखा, sterility of final solution, stability of drug and buffers, aging, ये हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। एंड लास्ट बट वन पॉइंट अगर मैं बात करूं, फाइनली डिटरमाइन द पीएच, जो हमने अभी तक सॉल्यूशन मिक्स किए उसका पीएच एंड बफर कैपेसिटी ऑफ द कंप्लीट बफर सॉल्यूशन यूजिंग अ रिलायबल पीएच मीटर और पीएच पेपर। And the last, that is not important for this but it is important for some other aspect, जैसे कि particularly when the electrolyte concentration is high, it may be found that the pH calculation or whatever the calculated by the use of buffer equation is somehow different from the experimental value, and this is to be called as activity coefficient। ये आपको F वाला पॉइंट याद रहे या ना रहे ये समझने के लिए, मगर ये A B C D E पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जनरल प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग दी फार्मास्यूटिकल बफर, ये लिखना जरूरी है। वंस यू हैव मेजर द पीएच, आपका काम हो गया, ठीक है। मगर यहाँ थोड़ा सा और आगे मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इस रेंज से ज़्यादा हो, इस रेंज से 0.05 टू 0.5 मोलार से ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, देन हम लोगों ने जो बफर इक्वेशन लगाया था ना, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, इसमें वैल्यू डाल के हम लोग pH निकालेंगे या इसमें वैल्यू डाल के हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे सॉल्ट का और एसिड का। तो ये हो गया थेरोटिकल। और एग्जैक्टली अगर मैं ज़्यादा यूज करूँ और मैं अगर pH मेजर करूँ विद द हेल्प ऑफ pH मीटर, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द theoretical calculated value because of the activity coefficient. So this is all about procedure and let's give it this ये अगर आप देखो तो ये है बफर सिस्टम, ये यूजुअली pH रेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड जो हमने देखा था इसके पहले भी, तो 1 से लेके 2.2 के रेंज में है। एंड इसके आपको जो जो एग्जाम्पल आपको इसके याद रह सकते हैं उतने ही आपको लिखना है, नॉट ऑल एग्जाम्पल। ये तो याद रहेगा और लास्ट वाला भी याद रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड 12 से लेके 13 तक की। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल। आपको इसमें के 2 एग्जाम्पल भी आपको जैसे ये और ये। और अगर हम लोग बात करते हैं यूजुअली वी आर डीलिंग विद दी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर स्टमक, तो KHP पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड HCl 2.2 एंड 4 ये याद रखो। मैं बताता हूँ कि इसमें के कौन कौन से याद रह सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 2.2, 2.2 से लेके 4 KHP एंड HCl ये याद रह सकता है ना। उसके अलावा अगर मुझे और कोई याद रखने जैसी चीज़ है तो हम लोग उसके आगे पोटेशियम हाइड्रोजन फॉलेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन KHP एंड 4 से लेके 5.9 या 4 से लेके 6 एंड लास्ट वन पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, देयर इज नो एज सच कोई क्वेश्चन इस टेबल के ऊपर जीपैट में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्लियर बताया कि जीपैट के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बफर इन फार्मास्यूटिकल्स
एज वेल एज बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमने यहाँ पर शुरुआत की थी फॉस्फेट बफर सलाइन से साथ, गिफोर्ड का बोरिक एसिड, सोरेनसन का सोडियम फॉस्फेट, क्लार्क लब का हमने 2-3 पॉइंट, और फिर हमने अवेलेबिलिटी के हिसाब से या कौन कौन से पैरामीटर होंगे बफर सिलेक्शन के लिए, और यहाँ हम लोग आके जनरल प्रोसीजर्स। आई टोल्ड यू A to E आर द इम्पोर्टेंट एंड F इज फॉर द theoretical that is relationship between the theoretical calculation and the exact observed value. If the concentration is more, then there is a activity coefficient came into picture. Okay, so this is all about buffer. थोड़ा सा आगे का पार्ट भी हम लोग यही कवर कर लेते हैं, जो कि आइसोटोनिसिटी का पार्ट है। हमारे पास टाइम है तो, है ना, इसी वीडियो में, और फिर हम लोग उसको रिपीट करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बफर्स इन बायोलॉजिकल पार्ट कवर किया था और आज उसको ब्रीफली देखा है, तो ऐसे ही आइसोटोनिसिटी का बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, और अगले इसमें हम लोग इसको ब्रीफली कवर करेंगे और आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशंस में अगर मैं बात करूँ तो ऑस्मोसिस मीन्स व्हाट? So osmosis is the phenomenon of passing of a solvent through a semi-permeable membrane from a dilute solution into a more concentrated one, which makes the concentration equalize. Osmosis में आप देखो 2-3 चीजें होती है। एक जगह आपका सोल्यूट मूव होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, जिसमें आपका सोल्यूट मूव होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में आपका सॉल्वेंट मूव होता है। ये ध्यान में रखना कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, फिनोमेनन ऑफ पासिंग ऑफ ए सॉल्वेंट। कहाँ से मूव हो रहा है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव हो रहा है। इफ यू आर एबल टू विजिबल दिस GIF, तो आपको दिखेगा कि इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इस वाले पार्ट में आपका सोल्यूट ज्यादा है। तो सोल्यूट तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से सॉल्वेंट मूव होगा इस साइड में, जिस साइड में कॉन्सेंट्रेशन, जिस साइड में ग्रीन वाले पार्टिकल ज्यादा है। तो देखो आप टाइम जैसे जैसे हो रहा है तो यहाँ के रेड पार्टिकल कम हो रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को, और वो यहाँ के पास हो रहे हैं इस वाले इसमें। नॉट ओनली दिस, अगर ये GIF अगर काम करता तो यहाँ पर भी मैं आपको शो करता हूँ। देखो ये GIF में इस साइड में आपका क्या है, सोल्यूट बहुत ज्यादा है, तो देखो सॉल्वेंट मूव हो रहा है यहाँ से इस साइड में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और इसका कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पहली चीज ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव होगा। कहाँ से होगा, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। किस पार्ट से होगा, तो डाइल्यूट पार्ट से होगा। कहाँ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट में जाएगा। क्यों जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने के लिए। ठीक है, सो ऑस्मोसिस इज द फिनोमेनन ऑफ पासिंग of a solvent through a semi-permeable membrane from dilute solution into more concentrated one, which make the concentration equalize. Okay, so this is osmosis. तो osmotic pressure मतलब क्या? This is nothing but the pressure responsible for passing of a solvent through a semi-permeable membrane and depends on the number of particles of a solutes in a solution. मतलब ये movement जो हो रही है solvent की, ये किसी न किसी प्रेशर के वजह से हो रही है इस साइड में, है ना, और उस जो रिस्पॉन्सिबल प्रेशर है जो कि सॉल्वेंट को इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्वेंट मूव होने वाला है यहाँ से लेके यहाँ पर, क्योंकि इधर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट पार्टिकल का और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। यहाँ वाटर हाई है मगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट मूव होगा यहाँ से, यानी वाटर मूव होगा इस साइड से इस साइड में। अगर मुझे वाटर को मूव नहीं कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये डायग्राम ज्यादा क्लियर बताते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर मूव हुआ इस साइड में कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए क्या हुआ कि ये लेवल पहले यहाँ पर थी, अब ये लेवल इंक्रीज हुई, तो दिस लेवल रिप्रेजेंट द ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर मैं इसको प्रेशर दबाऊं यहाँ पर और इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश करूं यहाँ, तो व्हाट एवर द प्रेशर इज इक्वल एंड अपोजिट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट की मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, क्यों, तो इक्वलाइज करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ ए सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन. सो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द undissociated molecule and the number of ions into which the molecule is dissociated. तो इसका मतलब है कि ये अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड दोनों को काउंट करना है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि द प्रॉपर्टी whose magnitude is depend on the number of matter or ions present in the system. तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, है ना. तो ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बात करेंगे कि सोल्यूट पे डिपेंड करता है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, आइसोऑस्मोटिक. आइसोऑस्मोटिक का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. ठीक है, इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टू सॉल्यूशन दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. दो इस साइड में कोई अलग सोल्यूट होगा, इस साइड में कोई अलग सोल्यूट होगा, बट इस सोल्यूट का और इस सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. नो डाउट द कॉन्सेंट्रेशन और इवन आयोनिक स्ट्रेंथ वैरी. ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का 1% कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. ठीक है, मगर जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक विद ब्लड. ठीक है, तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है और NaCl के अंदर NaCl मॉलिक्यूल है, मगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इज आइसोटोनिक विद द ब्लड, है ना. तो यहाँ आइसोऑस्मोटिक के बारे में हम लोग बात करें कि दोनों के तरफ का प्रेशर सेम है. समटाइम आइसोऑस्मोटिक नॉट एग्जैक्टली आइसोटोनिक विद ब्लड. सिर्फ प्रेशर सेम होना ही आइसोटोनिक होता है ऐसा नहीं होता है. ये लाइन ध्यान में रखो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑस्मोसिस समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया. ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ सॉल्वेंट, है ना. आइसोऑस्मोटिक मतलब दोनों साइड के सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का प्रेशर सेम होगा. ठीक है, नाउ isotonic solution, a solution having a same osmotic pressure as specific to the body fluid, meaning equal to with the whatever the tone with that of the specific body fluid. तो isotonic solution, अब जब मैं बात करूंगा तो isotonic solution का osmotic pressure आपके बॉडी फ्लूइड के साथ मैच होगा. आइसोऑस्मोटिक मतलब दो सॉल्यूशन का एक दूसरे के साथ मैच होना. जरूरी नहीं है कि हर आइसोऑस्मोटिक प्रेशर आपके बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होगा, वो भले ही एक दूसरे के साथ होगा, मगर जैसे ही NaCl 0.9% में बता रहा हूँ वेट बाय वॉल्यूम, इट इज आइसोटोनिक विद द ब्लड. तो यहाँ a solution having the same osmotic pressure as the specific body fluid that is having the equal tone with that specific body fluid is to be called as isotonic solution. तो आपको osmosis की definition या isotonic solution की definition may be asked for 2 marks. तो ये ध्यान में रखना, ये definition आपको 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है. ठीक है, now coming towards the next, hypotonic solution क्या होता है. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जिसका प्रेशर या अ सॉल्यूशन हैविंग अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जिसका जैसे मैंने बोला 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन NaCl का आइसोटोनिक होगा. अगर 0.9% से कम होगा तो हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अगर 0.9% से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. मतलब द सॉल्यूशन हैविंग अ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड. तो ऐसे इसमें क्या होगा बॉडी के साथ, क्योंकि हम लोग ये जो सॉल्यूशन है ब्लड में डालने वाले हैं, तो ब्लड में क्या होगा, तो ब्लड में RBC है, तो RBC के साथ क्या होगा ये अभी देखेंगे. तो आपको होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ में आई. ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोऑस्मोटिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट. अगर मेरे ब्लड में हम लोग बात करें कि ये बीच वाला पार्ट जो है दैट इज शोइंग द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो RBC हेल्दी है. हेल्दी से अच्छा RBC की साइज सेम है, वैसे के वैसी है. मगर जैसे ही मैंने बात की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर में आपका कंसंट्रेशन कम है. अगर बाहर में कंसंट्रेशन कम है, अंदर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपका ऑस्मोसिस क्या होता है कि जहाँ कंसंट्रेशन कम है वहाँ से सॉल्वेंट मूव होगा जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है.
तो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो सॉल्यूशन से हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एंड द कॉन्सेंट्रेशन नीड टू इक्वलाइज। तो इसलिए आपकी आरबीसी यहाँ पर स्वेल होंगी, और स्वेल होके क्या होगा, तो हीमोलिसिस होगा। तो जीपैट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक देन आरबीसी स्वेल। सही है, यस करेक्ट, आरबीसी स्वेल। एंड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू सेल का टूटना, ये हम लोग बोलेंगे। या दूसरा स्वेलिंग होना, तो ये चीजें यहाँ पर होगा। स्वेलिंग ये इज नॉट प्रॉपर वर्ड, मगर ये बड़ी बनना, ठीक है। तो पानी अंदर जाने से ये यहाँ पर स्वेल जो सेल है ये बड़ी बनना, हाइड्रोलिसिस होना, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर, तो क्या होगा कि आपका सॉल्वेंट मूव होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में। लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है, तो यहाँ से आपका वाटर बाहर निकलेगा, और उस वजह से आपका वाटर अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से निकलने के बाद आपका वाटर यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो सेल श्रिंक होगी, यहाँ सेल स्वेल होंगी, यहाँ सेल श्रिंक होंगी। हाइपरटोनिक में श्रिंक, हाइपोटोनिक में स्वेल, हाइड्रोलिसिस यहाँ होगा, यहाँ श्रिंकेज होगा, और आइसोटोनिक में सेल प्रॉपर रहेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम आपको निकालना जरूरी है, अगर आपको पूछा कि ब्लड के बारे में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक का या आइसोटोनिक का, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो ये कंसेप्ट समझ गया, आपको एक डायग्राम ये वाली बनाना पड़ेगी उस जगह पे। तो दिस डायग्राम यू हैव टू प्रिपेयर। आइसोटोनिक में सेल एकदम सेम है, बिल्कुल सही है। हाइपोटोनिक में आपने सॉल्यूशन यहाँ बाहर कम बताए, और कम बताए तो सॉल्यूशन कम से आपके ज़्यादा वाले इसमें जाने वाले हैं, तो ये स्वेल होंगी। और हाइपरटोनिक में ज़्यादा डॉट्स बताओ, और सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूशन जो है सेल के अंदर से निकल के बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ डाइल्यूट करना है। दिस आप डायग्राम निकाल लो, यहाँ नॉर्मल सेल, स्वोलन ब्लड सेल, यहाँ श्रंकन ब्लड सेल। दिस इज ऑल अबाउट बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ छोटा सा पार्ट बचा है, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। कैसे हम लोग मेजर करते हैं टोनिसिटी का, वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, फिर हम लोग कैलकुलेशन पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। या एक काम करते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी और whatever the calculation part we are going to see in the next video. Okay, so till then आप इसको, हम लोग इसको ब्रीफली कवर करेंगे अगले वीडियो में, अभी तक जो देखा है। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, हमारे एक ही पार्ट बचा है इसका, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी बाय द हेमोलाइटिक मेथड्स एंड कोलिगेटिव मेथड्स। ये दो एस्पेक्ट छोटे छोटे डिस्कस करना है। बचा हुआ पार्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ और हाउ एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी, तो वहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, छोटा सा पार्ट बचा है, दैट विल वी सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, शेयर द वीडियोज़,